वेलकम टू स्टडी ग्लो। और आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी प्री 2022 हिस्ट्री क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी के भी जितने पार्ट्स हैं वो भी आप तक पहुँचेंगे। और हम लोगों ने एक बेटर वे से कोशिश की है कि हम अलग अलग वीडियो बनाएं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इकोनॉमिक्स से हों, पॉलिटी से हों। आज हम हिस्ट्री का पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, हमारी पूरी टीम की तरफ से उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और 2023 के लिए अब आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। और हर दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप थोड़ा सा एनालिसिस लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी डेप्थ आपको चाहिए, वो आज हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने 2022 का एग्जाम दिया है वो लोग भी कामयाब हों और 2023 के लिए आप टाइम आ चुका है। 2023 के लिए हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें बहुत ही वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे साथ हैं और सर तो हैं ही हैं, और उनकी अंडर द गाइडेंस ऑफ सिद्धांत सर हम लोगों ने बहुत सारे एक अच्छा खासा 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें 1000 प्लस और सबको क्लासेस मिलेंगी। इसमें एनसीईआरटी क्लासेस आपको लाइव रहेंगी और उसके बाद जीएस पार्ट 1 to 4 यानी GS1, GS2, GS3 एंड GS4। और हर एक जीएस के लिए हम लोगों ने एक इंडिविजुअल फैकल्टी रखी है जो आपको पूरी तरीके से, और मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर आप देखेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लाइव रहेंगे। और अभी फ्लैट 70% एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल रहा है, तो आज ही स्टडी ग्लो के साथ जुड़िए। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे अब ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, और उम्मीद करूंगा कि जिन बच्चों को भी ये क्लासेस चाहिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और आप शुरू करते हैं अपना यूपीएससी का ये सेशन। और इस सेशन में मैं थोड़ी सी डिस्कशन भी करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर ये सवाल क्यों बना और इसके पीछे का रीजन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इंशाल्लाह हमारा जो लक्ष्य है इस बार 2023 का वो ये है कि एटलीस्ट इस एकेडमी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ टू वे प्रोसेस। You two have to work with us, and we'll try our level best to now, being as an experienced faculty, we are trying. See, the only, as far as the teacher is concerned, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, रेस्ट ऑफ आपको काम खुद करना पड़ेगा। एंड कीप इन माइंड दैट करंट अफेयर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप सब जानते होंगे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। At 1919 Government of India Act, which is like a provisional government, will be there, and that provisional government can be divided into a reserve and a transfer. अगर आपको याद होगा, it is clearly mentioned in the book of लक्ष्मीकांत। इवन अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी होती तो भी ये क्वेश्चन बन जाता। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एक्ट के लिए पर्टिकुलरली एक टॉपिक होना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आऊंगा। डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आपको याद होगा, तो ये 1919 जो टाइम है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आपको याद है, एक तो ये गांधीयन फेज से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इस समय काफी सारी चीजें हो चुकी थी। 1919 का आपको याद है एक और एक्ट पास हुआ था जिसको हम रोलेक्ट एक्ट कहते हैं, विच इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि सर ये सवाल कहां से लिया गया, तो यकीन मानिए अभी आप बुक चेक कर सकते हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। नाम इस चैप्टर का अगर आप पढ़ेंगे, दैट इज अ नेशनलिज्म इन इंडिया, जहां पे रोलेक्ट एक्ट की बात की गई है। देयर इज क्लियरली मेंशन रिगार्डिंग फॉर एज फार एज द 1919 एक्ट, 1919 के एक्ट की बात करता है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, जब हम 1919 एक्ट की बात करते हैं, इसको चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट का नाम भी दिया गया, क्योंकि उस समय जो एसओएस हुआ करते थे और जो हमारे वाइसराय थे उन्हीं के नाम से रखा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट बड़ा बड़ा अच्छा सा लिखा गया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लक्ष्मीकांत की बुक को भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि द सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू ए टू लिस्ट, रिजर्वेड एंड ट्रांसफर। द गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ द रिजर्वेड लिस्ट। मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, रिजर्व सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये पॉइंट जरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर ने बहुत अच्छे से, तो ये रिजर्व का कंसेप्ट जो है वो इसलिए दे रहा है, वो ये कह रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से पॉइंट आते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन है, द गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट along with his executive counselor. The subject under the list were law,
इसमें कानून आता था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से, इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड एज फार एज द फाइनेंस वर देयर एंड द लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब है अगर हम इस आंसर देख लें, होपफुली आप लोग पढ़ भी लेंगे, मैं विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, विद ऑथेंटिकेशन जो मैं दे रहा हूं वो प्लीज देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर बना कैसे। तो ये गवर्नर के इंचार्ज में रहता था, 1919 एक्ट में क्लियरली मेंशन। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 देखें तो इसका मतलब है ये बनता है कि 1 पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी उन्हीं के अंडर रहता है। सेकेंड पॉइंट दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की गई है, तो इसका मतलब ये भी आता। तीसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी, तो इसका मतलब है यहां से जो हम लोगों को निकालना था दैट वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनता। तो आंसर जो इसका बनता दैट विल बी सी। फिर भी मैं आपको कहता हूं 1, 3 and 4 it is clearly mentioned in the book of class 10th NCERT chapter number 2. The ministers were responsible for the people who elected them through the legislature. These ministers were nominated from among the elected members of the legislative council. The secretary of the state and the governor general could interfere in the matter under the reserve list, but their interference was restricted for the transfer list. ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो इसका सी बनता। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, उन्होंने सिर्फ आंसर सी या डी दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए रीजन क्या है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया था। उम्मीद मैं हमेशा अपने बच्चों से ये कहता हूं कि बेटा देखिए, अगर कोई आंसर बनता है तो हमें ये पता करना चाहिए कि क्वेश्चन बना क्यों, क्योंकि इस साल मिडाइवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रही। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग उनका मैंने काफी बार देखा है कि सर मिडाइवल हिस्ट्री से इतने सवाल आते नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप ये भी मान लेते हैं, मैं आपकी ये बात भी एग्री कर लेता हूँ, चले इस बात को भी जरा देख लेते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो मिडाइवल हिस्ट्री इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रही। करंट अफेयर आपको ये इंडिकेट करता रहता है कि भाई आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो न्यूज में आएगी। अब ये सवाल क्यों बना, उसके पीछे भी एक बड़ा सा रीजन है, क्योंकि इस बार अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सारे लोग न्यूज में थे। तो मिडाइवल हिस्ट्री को बेटा आप लोगों ने पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आ जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये टर्म जो है मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री के अंदर, ये साउथ इंडिया के अंदर चलता था। अब इस कंसेप्ट को जरा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये साउथ इंडिया के अंदर इस वर्ड का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। साउथ इंडिया के अंदर जो करेंसी का वर्ड यूज किया जाता था, यानी कि पैसे को रेफर किया जाता था फानम, और इसको पानम भी कहा जाता था। दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी ने पानम वर्ड यूज कर दिया होता तो आपको वो भी देना पड़ता। अब फानम यूज किया गया तो वो वर्ड भी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर देखें तो इसको अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है। बट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर ये सवाल क्यों बना। सवाल बेटा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और अगर आप टर्म नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल। कपड़ों को ये वर्ड यूज नहीं किया जाता था, ये सिक्कों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। साउथ इंडिया के अंदर यूज किया जाता था। इसमें गोल्ड और सिल्वर का वर्ड यूज होता है। अगर आज भी आप तमिलनाडु या साउथ इंडिया के साइड्स में चले जाएंगे, स्टिल दे आर यूजिंग द सेम वर्ड। तो बड़ा सिंपल सा वर्ड था, मुझे नहीं लगा कि इतना डिफिकल्ट पार्ट बन जाता और आप लोगों को समझ में नहीं आता। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप देख लीजिएगा। और अब आपको ये इंडिकेशन मिली होगी कि जब भी आपका टीचर क्लास के अंदर कोई भी ऐसा शब्द यूज कर रहा है या पढ़ा रहा है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज के ऊपर पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्यों यूज किया गया, व्हाट वर द रीजन दैट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, and why UPSC are picking up some of word, because it's difficult to remember. याद बहुत मुश्किल से रहता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। आप सवाल समझ लीजिए कि इस बार ये पूछा गया तो अगली बार ये पूछा गया कि कपड़ों को क्या कहा जाता, वेपन्स को क्या कहा जाता था। उम्मीद है जब हम क्लास लेंगे तो डेफिनेटली आप, सो इसका आंसर जो है वो बी बनता, और होपफुली आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब आ जाइए कि एक मूवमेंट हमारे यहाँ पे चली, इस मूवमेंट का याद रखिएगा, इसको, इस मूवमेंट का पार्ट को हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी पीरियड। इंडिया के अंदर एक ऐसा समय आया जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने हो गए, और ये लग रहा था कि आईएनसी अब इतना काम कर नहीं रही है। मैं वो बात बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अब ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो, क्योंकि गांधी के अंडर था, बहुत सारे अलग अलग रूल किए जा रहे थे, ये उम्मीद थी कि शायद आज हमें आज़ादी मिल जाएगी, कल आज़ादी मिल जाएगी। जब ये चीज़ें नहीं पूरी तरीके से हो पाई तो फिर बहुत सारे लोगों ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को
के साथ देना शुरू किया। अब ये वो जरा रेवोल्यूशनरी को देखिए, अगर आप ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उस समय के जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, वो लोग इनको टेररिस्ट कहा करते थे। फिर समय बीता तो हमारे लिए ये फ्रीडम फाइटर बन गए। इंडिया के अंदर ये पीरियड जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रहा, और उसमें सबसे पहली शुरुआत भी जो हुई, आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ, उसके पीछे भी एक बड़ा सटन रीजन है, जहां से भगत सिंह ने इन सारी चीजों के साथ स्टार्ट किया, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। तो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी पीरियड का भी एक बड़ा अच्छा खासा टाइम पीरियड। तो सवाल बड़ा सिंपल सा था कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर जो उस समय एसोसिएटेड थे एक पार्टी। अब याद करिएगा कि एक पार्टी जो है वो बाहर थी, इंडिया के अंदर तो नहीं थी, ये इंडिया से बाहर ये पार्टी रूल किया करती थी, जिसको हम गदर पार्टी कहते हैं। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पार्टी जो है रही। इन पार्टी का एक मसला ये था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे थी, क्योंकि इंडिया में नहीं थी, इंडिया में इन्होंने एक्टिविटीज करवाई। इनका मेन मकसद था कि ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। और इसको सिंपल ये था कि ये लोग ये कहते थे कि देखिए भाई, बातों से काम नहीं होगा। और बैकग्राउंड में आपको याद है कि 20वीं सेंचुरी के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी चल रहा था, तो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स जो है वो जागे थे। इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। नेशनलिज्म इन यूरोप आ चुका था, इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म इमर्ज हो चुका था। अब सवाल ये था कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो गांधी से बिल्कुल हटके हो। अब इस चीज के लिए स्टूडेंट जो हैं और यहाँ के जो बड़े यंग टैलेंटेड लीडर्स थे, उन्होंने एक नई पार्टी को ज्वाइन किया। इस पार्टी का नाम रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल लाला हरदयाल, एक बहुत बड़ा नाम था, जिनका जन्म अक्टूबर 14 1884 के अंदर होता है। और फिर वो ये पार्टी जो है वो बनाते हैं, और उसके बाद गदर पार्टी जो है, इनिशियली इसका नाम गदर पार्टी नहीं था, याद रखिएगा, पहला नाम इसका था पैसिफिक। पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, जिसका नाम बदल के बाद में, आई डोंट नो आप लोगों को इतना पता होगा, इसका नाम पहले पैसिफिक नाम हुआ करता था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। और 15 जुलाई 1913 को इन द यूनाइटेड स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल, ये जो है एक नई पार्टी को इमर्ज किया गया। गदर पार्टी फाउंडेड अ लार्ज सपोर्ट, क्योंकि बहुत लोग तंग आ चुके थे कि कब आजादी मिलेगी, और बहुत सारी एक्सपर्टीज के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ईस्ट अफ्रीका, एशिया के अंदर ये लोग मिलते हैं, और उसके बाद ये पार्टी को इमर्ज करते हैं। बड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा। इस पार्टी का सबसे मेन ये था कि जो वर्ल्ड वॉर 1914 जो हुआ, उसके बाद ये पार्टी जो है फॉर्म अराइव इन पंजाब, पंजाब में आई, और वहां से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। बड़ा ही इनका एक मत स्मगलिंग के लिए जो आर्म्स वगैरह हुआ करते थे उनको चुराना, ब्रिटिश को ब्रिटिश के खिलाफ स्लोगन देना, और ये करते करते एक आपको याद होगा कि एक म्यूटनी भी हो गई, अपराइजिंग नून एज गदर म्यूटनी भी कहा जाता है। और वहां के फ्रीडम फाइटर जो है 1914 टू 1917 तक जर्मनी, ओटोमन एम्पायर से इनको बहुत ज्यादा पावर भी मिलता रहा। बड़ी एक लंबी कहानी है पीछे। अब यहाँ पे ये आपसे सिंपल ये पूछ रहा था कि बताइए जी आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो गदर पार्टी से रिलेटेड है। तो क्या बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, आर राश बिहारी बोस, विच ऑफ द अबोव वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी? इट्स अ 3, राश बिहारी बोस। अब राश बिहारी बोस के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी जयंती भी आज भी मनाते हैं। राश बिहारी बोस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नाम है, आज भी उनको पढ़ाया जाता है। एक बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत ही अच्छे इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पे माने जाते हैं, और गदर म्यूटनी के नाम से इनका बड़ा फेमस है। एंड फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बेस्ड ऑन द मिलिटराइजेशन एंड पॉलिसी ऑफ विनायक दामोदर स्वाकर, यानी वी.डी. स्वाकर के नाम से इन्होंने जो है वो पूरी तरीके से चलाया। सो होपफुली आपने 3, एक होता है बैकग्राउंड जानना कि आखिर क्यों आंसर ये बना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपने बहुत अच्छे से किया होगा। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन, आपको याद होगा कि 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आता है। बहुत कोशिश की जाती है कि यार देखिए हम लोगों को आजाद कर दिया जाए। अब क्रिप्स मिशन, सॉरी ये देख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी बहुत सवाल पूछ चुका है। अब क्रिप्स मिशन के ऊपर अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन क्या था? सिंपल सी बातों में आपको याद रखना है कि एक कमीशन भेजा गया
जिसमें यह कहा गया कि देखिए आप जाइए और हिंदुस्तान के लोगों को ये कहिए कि आप आजादी ना मांगे, हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप डिमांड कर रहे हैं, हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। 1940 इज नोन, फ्रॉम 1940 टू 1947 दिस पीरियड इज नोन ऑल अबाउट ऑफर्स, ऑफर एंड ऑफर। कोशिश की जा रही थी क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो है वो पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि खत्म ही हो चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने उनको पूरी तरीके से ये मार्च 1942 के अंदर इंडिया में आता। अब आपको याद होगा कि 1942 मार्च में, याद रखिएगा 1942 के अंदर हालात ऐसे बन गए कि ये इसलिए यहां पे आए थे कि किसी तरीके से हम लोगों को इंडिया के अंदर टू गेट ओब्टेन, हम लोगों को इंडिया के अंदर क्या मिले, ओब्टेन इंडियन कॉर्पोरेशन। हमें इंडिया की क्या चाहिए भाई, मदद चाहिए फॉर ब्रिटिश, किस चीज के लिए, फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपकी मदद चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी थी कि किसी तरीके से, और इट वाज हेडेड बाय नन अदर देन दैट, उनका नाम था सर, अब याद रखिएगा उन्हीं जो हेड होता था उन्हीं के नाम से, सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंदर जो है ये कमीशन यहां पे बुलाया गया। और उस कमीशन के अंदर लेबर मिनिस्टर उस समय के विंस्टन चर्चिल, और कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी इन ब्रिटेन, तो ये सब लोग आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हम लोग आप लोगों को बहुत कुछ देंगे। तो डर भी था क्योंकि जापान का भी एक डर था। तो ये आते हैं और उसके बाद कांग्रेस से बातचीत होती है कि हम ये भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये भी। पर देखिए प्रपोजल क्या लेके आए, ब्रिटेन ने प्रपोजल ये दिया कि हम लोग इंडियन डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, हम लोग आपको जो है ट्रांसफर ऑफ पावर फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर देंगे। तो मीनवाइल जो है अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम फोर्स, जब तक आएगा इंडियन डिफेंस विल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, डिफेंस जो है वो हमारे अंडर रहेगा। तो भारत को ये लगा कि ये वही वाली बात होगी, भाई हम तो आजादी मांग रहे हैं, क्योंकि 1929 में पीटी जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कर दिया था कि भाई हमें आजादी के बिना और कुछ चीज नहीं चाहिए। With reference to the proposal of the Crisp Mission, consider the following: the Constituent Assembly would have member nominated by the Provisional Assembly as well as the Princely State. एक पहले ये था। दूसरा, any provision which is not prepared to accept the new constitution would have a right to sign a separate agreement with the Britain regarding its further stay. ऐसी कोई बात हुई नहीं उसमें। Which of the statement given above is correct? Neither one are not true. That the answer will be go as a D. So ये उस समय ये बात हुई थी, और for the first time the British government ने ये कहा था कि हम इंडिया को राइट, क्योंकि पूरी बात हुई नहीं। इस तरीके के सवाल मैंने हमेशा कहा है कि यूपीएससी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछता है, तो आपको क्रिस्प मिशन पढ़ना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में बताइए, बस इतना दिया है, उसके बाद बात खत्म कर दिया। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है, इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट विच अबव आर द जैन टेक्स्ट, इसमें से जैनिज्म को के टेक्स्ट को के बारे में बताइए। अब भाई देखिए जैनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। अगर आप जैनिज्म के बारे में, तो जैनिज्म की टेक्स्ट में जब आप खुद भी विचार करेंगे इसके ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जरा देखेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई आपको बुक्स पता होनी चाहिए। अब ये इसलिए नहीं है, ये उनके लिए भी मैं कह रहा हूं जो 2023, भाई जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, जो भी डायनेस्टी आप पढ़ते हैं एटलीस्ट पता करिए कि उस समय कौन सी बुक यहाँ पे लिखी गई और ये कौन सी बुक जो है बड़ी फेमस हुई। अगर जैनिज्म के तौर पे देखें, यहाँ पे दोनों बुक्स जो हैं वो जैनिज्म से रिलेटेड है। दैट द फर्स्ट इज नोन एज परिशिष्ट पर्वन, ये बुक जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। अब सवाल ये बनता है कि सर मैं तो क्लास के अंदर चला गया, लेकिन इस बुक का कोई रिलेशन आज तक टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन क्योंकि आई डोंट नो कि आपने मेरी कभी क्लासेस ली हैं या नहीं ली हैं, अगर ली होती तो शायद मैं अक्सर एक टॉपिक जब पढ़ाता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट बुक्स के साथ साथ बाकी चीजें भी बता दूं। इस बुक को अगर आप देखेंगे तो दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज, अगर आप देखेंगे, और इस बुक को लिखा था हीमा चंद्रा। अगर आप चेक करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाता तो प्री का। इस बुक को हम लोग दूसरे जिस नाम से पुकारते हैं दैट इज नोन एज सत्य वीरा वालच चरित्रा। बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा, एक नाम और। 12th सेंचुरी की ये बुक है जो संस्कृत के लैंग्वेज में लिखी गई बाय हिमाचंद, विच इज डिटेल हिस्ट्री ऑफ द अर्लिएस्ट जैन टीचर्स के बारे में। ये जैन टीचर्स के बारे में लिखी गई है, यानी कि गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में बताया गया।
तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद जो दूसरी बुक है, लेट मी क्लियर दिस वन, और उम्मीद करता हूं कि आप दूसरी बुक, अब जो दूसरी बुक मैं लिख रहा हूं, जरा इस बुक के बारे में जरा देख लीजिएगा। एक और बुक जो उस समय लिखी गई, दैट बुक इज नोन एज, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि वर्ड जो है वो थोड़े से अलग हो जाए, आवादना शतका। अब ये जो बुक्स लिखी गई हैं उस समय, ये बुक किसके नाम से लिखी गई? अब ये बुक देखिए, ये नोबल डीड्स के बारे में लिखी गई है। अगर आप चेक करेंगे, नोबल डीड्स, अच्छे काम कैसे किए, इसको नोबल डीड्स भी कहा जाता है। ये भी संस्कृत में ही लिखी गई थी बेटा, आप समझ रहे? और वन ऑफ द 100 it's an anthology of the one of the 100 Buddhist legend, approximately dating same time they have Ashokavardhana. Their work may be from the, जब ये बुक लिखी गई। अब सवाल ये बनता है कि क्या सर ये बुक भी बेसिकली, अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे, जब मैं चेक कर रहा था तो उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जैन टेक्स्ट के बारे में, तो जैन टेक्स्ट के बारे में 2 and 4, ये जो थर्ड बुक है ना बेटा, ये नॉबल डीड्स के ऊपर है। मैंने एक जगह देखा था कि कहाँ पे कुछ टीचर्स ने ये बताया कि ये बुक बेटा बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो क्योंकि नीचे जो है वो हमें जैन टेक्स्ट के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब है 3 वाली नहीं बनती, वो जैनिज्म से। तो आंसर विल बी, जो आंसर बनता, बड़े अच्छे से सुन लीजिएगा, जो आंसर बनता वो बनता 2 and 4। ये जो चौथी बुक आपको दिख रही है, दैट इज नोन एज त्रिशतिकलशना महापुराना, इट्स अ जैन, और जैनिज्म के द्वारा ये बुक दी गई। सो द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी बी, 2 and 4 ओनली। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे देखा था कि किसी ने इस बुक के बारे में भी बताया, जैन से रिलेटेड है, ये जैन से रिलेटेड है, ये नोबल डीड्स के रिलेटेड और बुद्धिज्म से रिलेटेड। सो आंसर जो है, उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। आइए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस बार सिर्फ यही कह रहा है, विद रेफरेंस विद रेफरेंस विद रेफरेंस, इस तरीके के। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। अब ये इस बार ये क्वेश्चन बनने वाला ही था, क्योंकि मुगल लोगों का बहुत नाम था। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ मुगल असल्ट मार्च अप टू दिल्ली, एंड वहां पे जाके उन्होंने फिर वो अपना सब कुछ बसा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो टेम्परेली उन्होंने लॉस किया पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम। अब देखिए कितना डेप्थ वो जाके सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आपको कह दूं, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इंडिया में ड्यूरिंग जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं हुआ, ये बात बड़ी क्लियर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो बेटा बनता ना, वो बी है, 2 ओनली। ये बात सच है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ द मुगल एज मार्च अप टू दिल्ली, दिल्ली के, क्योंकि मेनली उस समय ये था कि किसी तरीके से दिल्ली को आप अपने अंडर कर लें तो फिर लाइफ एक बन जाती है, क्योंकि दिल्ली उस समय एक स्टेटमेंट था। बड़ा सिंपल सा पूछा गया था। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी, और मैं ये थोड़ा सा कह देता हूँ भाई प्लीज यान, तमिलनाडु की एक बुक आती है क्लास 11th की, उसको देख लीजिए, यकीन मानिए, और कोशिश भी करेंगे कि कुछ फ्री क्लासेस आपको मिले उसमें। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, बड़ा सिंपल सा था, हु ऑफ द फॉलोइंग वेर नोन एज कुल्ला धरन। एक बड़ा सा एक टर्मिनोलॉजीज यूज की गई और आपको बता दिया कि अब बताइए क्या है। अच्छा, ये जरा दिल्ली सल्तनत के अंदर आ जाइए। अरब मर्चेंट्स को कहा जाता था। अब देखिए टर्मिनोलॉजीज के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजीज को, टर्म्स को याद रखना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी में हिस्ट्री को पढ़ना है भाई। बहुत सारे बच्चे, टीचर ये कहते हैं कि सर नहीं भी पढ़ लिया तो क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड बेसिकली रिसेंटली न्यूज में भी था। मैं बड़ा श्योर हूं मैं, क्योंकि खुद करंट अफेयर से डील भी करता हूं। अब ये पहले सवाल ये बनता है, ये कुल्हा, कुल्हा का वर्ड क्या होता है, और उसके बाद धारन, DARAN, धारन, ये क्या है। उम्मीद करता हूं कि शायद इससे पहले कभी आप लोगों ने ऐसे कंसेप्ट पढ़े हों। और ये बेसिकली सैयद को कहा जाता था, नाम दिया जाता था सैयद। उस समय जो है बहुत मशहूर हुआ करते थे। पर्शियन के अंदर कुल्ला धारन जो है कैलीग्राफी होती है। मैं आपको बता देता हूं कैलीग्राफी का मतलब, जरा समझिएगा बड़े अच्छे से। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूं, KULAHDARAN, कुल्ला धारन। अब यहां पे जरा देखिएगा, अब 2 टाइप से मैंने एक्चुअली जो चेक किया, जो क्योंकि कल
बहुत सारे आंसर जो है अननेसेसरली दिए गए। उन्होंने ये कहा था कि ये जो है सईद को बोला जाता है। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द राइट आंसर इज डी। और कुल्ला धारण जो है डी, सॉरी, द राइट आंसर इज सी, क्योंकि कुल्ला धारण जो है वो पर्शियन पर्शियन कैलीग्राफी जो होता है उसको कहा जाता था। पर्शियन कैलीग्राफी ऑफ आर, या फिर इसको आप कह सकते हैं ईरानियन ईरानियन कैलीग्राफी किया जाता था, पर्शियन के अंदर लिखा जाता था। और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये कुल्ला दारन उसको कहा जाता है। आज भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट आर्ट डन बाय द ईरानियन। ये सबसे बेहतरीन तरीका था आर्ट करने का, ये आर्ट को नाम दिया। और बहुत सारे बच्चों ने, और मैंने जो यूट्यूब पे देखा, उन्होंने इसको सैयद के साथ जोड़ा है। मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि ऐसा कहीं पे दिया गया। अगर आप खुद भी चेक करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अ गुड टीचर इज वन हु ऑलवेज लव टू लर्न। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, इट्स अ पर्शियन कैलीग्राफिस, जो उस समय बहुत खूबसूरत, आज भी बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो यूज किया जाता है। लेकिन कल थोड़ा सा एक दुख हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने अननेसेसरी ये जो वर्ड यूज किया था, वो ये कहा कि ये सही इसको कहा जाता था। शायद उनको चेक कर लेना चाहिए था। बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। ये आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा गया। उम्मीद है कि आपने सी इसका सही आंसर, अगर आपने डी दिया है तो बेटा ये गलत होगा। डी आपको हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ये सी आंसर है। आइए बात करते हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू कोटलिया, बहुत इजी सवाल पूछा गया था। कोटलिया के सवाल से ये पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की जो बुक है, विच इज क्लियरली मेंशन इन द तमिलनाडु बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। अब क्योंकि हमें यहाँ पे दो बुक्स मिली, अर्थशास्त्र भी थी और उसके बाद मेगास्थनीज की बुक भी थी, इंडिका का। ए पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ ए जुडिशियल पनिशमेंट। अगर उसको जुडिशियल पनिशमेंट, तो एक गुलाम है। इफ ए फीमेल स्लेव और हर मास्टर इज अ सन, शी वाज लीगली फ्री। इफ अ सन बर्न टू ए फीमेल स्लेव वाज ए फादर बाय द। देखिए कितना डीपली उन्होंने ये सवाल पूछने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। इसमें 1, 2 एंड 3, जहां तक मैं पढ़ पाया, इसमें तीनों सही हैं। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव बाय एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट, अगर मिलती थी, जैसे तो जुडिशियल पनिशमेंट बहुत कम होती थी। इफ अ फीमेल स्लेव, अगर एक फीमेल स्लेव और हर मास्टर एज अ सन, शी वाज लीगली फ्री, उसको फ्री कर दिया जाता था। इफ अ सन बर्न टू अ फीमेल स्लेव, फीमेल स्लेव से पैदा होता है, was a fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। तो इस तरीके की चीजें ऑलरेडी वहां पे होती थी। तो आंसर विल बी अ डी, 1, 2 एंड 3। काइंडली ये देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वो था, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग। जो डच लोग एस्टैब्लिश, अब इस बार डच के बारे में पूछ डाला। वैसे ज्यादा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि डच हो गए या पुर्तगाल हो गए, इनको बोलते हैं कि सर यहाँ से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन प्री का है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए आपको। और डच से ये सवाल किया गया, एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज, इट इज मेंशन इन क्लियरली क्लास 8 एनसीईआरटी। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वहां पे भी लिखा हुआ है। द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर, ने उनको ये मौका दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये वर्ड जरा, अल्फोंसो डी अल्बुर्क्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। अच्छा, ये पॉइंट जो विद रेफरेंस टू इंडियन इज कंसीडर द फॉलोइंग हिस्ट्री, ये सही है। 2 आपका सही बनता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री एट अ मद्रास के अंदर, और ऑन ए प्लॉट ऑफ अ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की बात कर रहा है। सो यस, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था। अगर आप चेक करेंगे, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 11th, तमिलनाडु की बुक में भी मेंशन किया, जो मैं चेक कर पाया। सो आंसर जो इसका बनता, दैट विल बी अ बी, 2 एंड 3। पहला वाला नहीं बनता है। आइए जरा आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ये तो अशोका जी से पूछा गया था। बड़ा सिंपल सा सवाल था कि कौन सी जगह कहां पे साइट पूछे गए थे, साइट ऑफ अशोका। एक जो सबसे पहले पूछा गया, साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्स धौली यानी उड़ीसा, उरुगाड़ी आंध्र प्रदेश, जोगोड़ा इन मध्य प्रदेश, कालसी इन कर्नाटका। सो हाउ मेनी पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। जरा देखिए बड़ा अजीब सा सिस्टम रखा था इस बार, ऐसा नहीं किया गया था। सो द राइट आंसर विल बी एज अ बी, ओनली 2 पेयर्स वेर लाइकली करेक्टली मैच। सिंपल सा ये था, और कुछ भी इसमें उन्होंने नहीं पूछा था। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगर आप देखेंगे, जो किंग के नाम पूछे गए हैं,
नानुका जो है वो चंडेला से थे, जय शक्ति जो है पारामरा से थे, नागभट्टा सेकंड गुर्जारा प्रतिहारा से थे, भोजा जो है वो राष्ट्रकूटा से थे। हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर ब्रो कलेक्टिव मैच? मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस किया, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। तो इस बार जो बच्चे एलिमिनेशन राउंड पे करते थे उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बनता था, ओनली 2 पेयर्स इसमें भी जो है वो सही आंसर बनता। ओनली 2 पेयर्स फेयर जो है वो राइटली कलेक्ट होते हैं। Which of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam poems are devoid of and reference to a material culture. The social classification of Varna. Sangam age के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। इस बार 2021 में भी सवाल पूछा गया, 2022 में भी, 2020 के अंदर में भी सवाल आ चुका है, तो एक बार देख लीजिएगा। संगम एज चले पढ़ेंगे भी तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। संगम लिटरेचर रेफर टू ए मैजिकल फोर्सेस एज अ इरेशनल। डी आता। The social classification of Varna was known to the Sangam points. The Sangam boy have no reference to the warrior's ethic. Which of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? That the Sangam literature refer to be a magical forces are irrational. ये सच है, magical forces के ऊपर ये बात की गई थी। अगला सवाल जरा देखते हैं। Yoga Vaista was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the region of Akbar. मैंने पहले भी कहा था अकबर इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में थे, हुमायूं शाहजहां औरंगजेब, तो ये अकबर जी के समय में हुआ है। और आप सब जानते हैं अकबर न्यूज में क्यों गया था, क्योंकि हल्दी घाटी के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज हुई। उसमें यह कहा था कि अकबर की जो हिस्ट्री है उसको रीराइट किया जाए, दोबारा से लिखा जाए, तो इसमें भी पूछा गया है। सो ये थे सवाल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। उसके बाद एक और सवाल था, बड़ा इजी था, रामानुजा के बारे में पूछा गया था कि भाई कहाँ से जो है The best mean of salivation was devotion। ये भी मुझे लगता है A was correct मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो D है, salivation was to be obtained through the meditation, तो D भी इसका बनता है। एंड डी मैं इसमें रख रहा हूँ। तो उन्होंने जो सबसे अभी रिसेंटली उनको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए जो है दिया गया। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, तो ये मैं शायद कल भी बता चुका था। 1 and 2 only Somnath temple is was a Jyotirlinga shrines। A description of Somnath temple was given by Al-Biruni, दिया गया था। Pran Pratishtha of Somnath temple installation of the present, so answer will be, the answer will be a A इसका आंसर होता। So this is all about here and we have done and hopefully आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा कि 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज जो है हमारे स्टार्ट हो गए। फाउंडेशन कोर्स के लिए आप याद रखिएगा कि हमारे पास टॉप एजुकेटर फैकल्टीज है। अगर आप इन फैकल्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसमें 1000 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी आपके लिए। जीएस पेपर 1 to 4 तक, ऐसे राइटिंग लाइव रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ पाएंगे। और याद रखिएगा कि अब हमारा जो मेन थीम और गोल है वो ये है कि आए आपको लेके चलते हैं लिबासना के गेट तक, आपको किसी तरीके से पहुंचाना है। इस बार हमारा एक संकल्प है, इस टीम का संकल्प है कि एटलीस्ट स्टडी ग्लो से हम लोग रिजल्ट देंगे और कोशिश करेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से, तो ये पूरी टीम जो आपको दिख रही है, इस पूरी टीम के पीछे एक सबसे बड़ी एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे दीजिए इजाजत और मिलूंगा सेकंड वीडियो में, जहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जियो का। इसी तरीके से आपके साथ और भी वीडियो साझी करेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आज ही कॉल कीजिएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले। याद अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आ रही हैं और मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई लव यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कोई एक्सप्लेनेशन में ऐसा लगेगा कि सर ये होना चाहिए, आई लव टू टेक, बिकॉज बीइंग एज अ टीचर आई लव टू लर्न। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से आपके साथ मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक बाय बाय।